हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। और ये टॉपिक बनाने के पहले मैं काफ़ी हद तक ये बात सोच रहा था कि आप बच्चों को ये टॉपिक जो है मैं कैसे समझाऊंगा या किस तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी हद तक आपको मैथमेटिक्स की तरफ ढकेलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स का या फिर आपके भी घर छोटे भाई बहन हैं या फिर बड़े लोग हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ सकते हैं। बट अगर मैं नीट के दृष्टिकोण से बोलूँ तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकल के नहीं आते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात आपको आधी बताता हूँ, क्योंकि जब कोई टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ अब बनाने की तो उसके अंदर से सारे निचोड़ को निकालने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, कंप्लीटली एनसीईआरटी की लाइन को मैंने यहाँ पे लिया है। और मेरी कोशिश ये होगी कि वीडियो ख़त्म होते होते आपको ये सारी लाइनें अच्छी तरीके से परफेक्टली समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत कॉमन सा ग्राफ आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा और एक स्पेशल हेडिंग मिल जाएगी जिसका नाम है स्पेसीज एरिया रिचनेस। क्या मिल जाएगा? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको। ये टॉपिक का जो बेसिकली नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अब मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको बहुत ही डिटेल में समझिएगा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या किया कि ये एक बार साउथ अमेरिका के जंगल में गए और वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करते करते जब ये थोड़े एरिया को इन्होंने एक्सप्लोर किया तो वहाँ पे इनको कुछ हल्की फुल्की स्पेसीज़ मिली, ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्पेसीज़ नहीं मिली। बट जैसे जैसे ये एरिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे स्पेसीज़ बढ़ती चली जा रही थी। अब स्पेसीज़ बढ़ती चली जा रही थी या स्पेसीज़ का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। इनके कहने का मतलब ये था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहें और उस पर्टिकुलर एरिया या मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जाइए, किसी एक जंगल में घूमने जाइए, तो अगर आप उस जंगल में 500 मीटर जाते हैं, आधा किलोमीटर तक जाते हैं, तो आपने कहा कि भाई मैं आधा किलोमीटर में चला हूं तो आप देखते हैं कि मैंने कितने स्पेसीज जो हैं देखे अभी तक। तो जब आप आधे किलोमीटर तक जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई हमको जो है आधे किलोमीटर की रेंज में 5 जो है वो बाघ दिख गए, 25 डियर दिख गए, और इस तरीके से आप उन स्पेसीज को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, यही चीज़ हम्बोल्ट जी ने भी किया। वो जब आगे गए, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जी थोड़े से आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है उसी हिसाब से नंबर्स ऑफ स्पेसीज भी बढ़ रही है। मतलब स्पेसीज रिचनेस। स्पेसीज रिचनेस मतलब क्या होता है भाई? जैसे अब बाघों से ज़्यादा भी हमें कई ऐसे एनिमल दिख रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट धीरे धीरे आ रहा है, तो कई ऐसे एनिमल दिख रहे हैं जो उनसे अलग हैं। स्पेसीज मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो बाघ अब नहीं रह गए, अब थोड़े से बदल जाएंगे। तो देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे एनिमल की वेराइटीज़, एनिमल्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, उनकी स्पेसीज बढ़ रही है। तो इस एरिया को जो है उन्होंने नोटिस डाउन किया और बताया कि जो हमारा एक तरीके से अगर जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं उसको एज अ न्यूमेरिकली लिखूं तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो स्पेसीज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इनके कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे स्पेसीज मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा उसी तरीके से स्पेसीज रिचनेस भी उसके साथ में बढ़ जाएगा। ये बात किसका कहना था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। और इन्होंने ये बात कैसे किया? जब ये साउथ अमेरिका के जंगल में गए तो वहाँ पे इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया तो इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे जैसे वो जंगल के बाहर निकलने लगे तो स्पेसीज रिचनेस धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब जंगल का अपना एक पर्टिकुलर क्या है? एक एरिया है। जंगल का पर्टिकुलर एक एरिया होगा ना भाई, उसके बाद थोड़ा सा वेजिटेशन कम होगा, प्लांट्स कम होंगे, और जब प्लांट्स कम होंगे तो अब उतने ज़्यादा एनिमल तो नहीं रह गए, और जब उतने ज़्यादा एनिमल नहीं रह गए तो स्पेसीज रिचनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बात समझ में आया? ज़रूरी ये नहीं कि आप एरिया के आगे निकलते चले जाइए, एरिया के आगे निकलते चले जाइए, स्पेस में चले जाइए और उतने एनिमल, उतने स्पेसीज वहाँ पे भी मिले, ऐसा नहीं है। नंबर्स ऑफ स्पेसीज जो हैं वो लेस भी हो सकती हैं आप अगर एरिया को बहुत आगे तक बढ़ाए। तो एक पॉइंट तक एरिया में रिचनेस बढ़ती है, नंबर्स ऑफ स्पेसीज बढ़ती हैं, बट एक पॉइंट आने के बाद वो नंबर्स ऑफ स्पेसीज जो होती हैं वो बढ़नी बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू हम इसी बात को जानते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि
जैसे से हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे से हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेसीज रिचनेस बढ़ रही है। क्या कर रही है? स्पेसीज रिचनेस बढ़ रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आते ही, एक पर्टिकुलर एरिया में आते ही, एक पर्टिकुलर एरिया में आते ही वो स्पेसीज रिचनेस धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी, मतलब कि कांस्टेंट होने लगी, या आप बोल सकते हो थोड़ी सी उतनी स्पीड में अब वो नहीं रह गई। तो इसके लिए उन्होंने जो है बताया कि एक पर्टिकुलर क्या होता है, लिमिटेशंस होती है, ठीक है, या एक लिमिटिंग एरिया होता है, जिस एरिया के बाद जो स्पेसीज होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को इन्होंने क्या किया कि जब देखा, या जब आप इसको एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ये ग्राफ एक जो है बिल्कुल इस तरीके से नज़र आता है जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स में हाइपरबोला ग्राफ की, और जो है हाइपरबोला ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है। हाइपरबोला में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हाइपरबोला या पैराबोला में हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ के अंदर उनका ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके का बनता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये ठीक है। तो अगर हम हाइपरबोला या पैराबोला ग्राफ की तरफ चलें, तो उस कंडीशन में इनका जो ग्राफ बना और उससे जो फॉर्मूला निकल करके आया, वो आया S = CAZ। क्या निकल के आया? S = CAZ। पहले हमने क्या लिया था? स्पेसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A ना। हमेशा याद रखिए कि जब फिजिक्स में भी आप कई दफ़े पढ़ते हैं कि जब हम लोग कोई भी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो किया है C। क्या यूज़ किया है? C को एज अ कांस्टेंट हमने लिया है, जो कि एक चीज़ और कहलाता है। इसी को हम लोग Y इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं, Y इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अभी आपसे बात करता हूं, सब्र रखिए। ऐसा आपको पता है कि यह हमारा क्या है? यह है हमारा स्पेसीज रिचनेस। क्या है? स्पेसीज रिचनेस है, ओके। यहां पे दूसरी तरफ हमारे पास में A है। A आपको पता है, A एरिया है, और यहां पे जो Z है, ये जो स्लोप बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये जो स्लोप बना हुआ है, इस स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं? Z कहते हैं। क्या कहते हैं? Z कहते हैं। Z क्या है? स्लोप है, और इसे जो है दूसरे वर्ड में हम लोग रिग्रेशंस कोफिशिएंट के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं? स्लोप, और इसे हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट के भी नाम से जानते हैं। इस चीज़ को अभी आप ऐसे लिख लेंगे, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, सब चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी तक आपको क्या क्या बातें क्लियर हुआ है? अभी तक आपको स्पेसीज रिचनेस क्लियर हो गया है, ए क्लियर हो गया है, एरिया, और बचा हुआ है C एंड Z, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में धीरे धीरे क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप देखिए ध्यान से, S स्पेसीज रिचनेस, A एरिया। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो स्पेसीज रिचनेस ऑल्सो इंक्रीज होगी। बात समझ में आया? अब यहां पे हम बात करने वाले हैं C की। तो C के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो पहले हम एक ग्राफ के मीडियम से इस बात को समझ लेते हैं। सपोज दैट यहां पे हमारे पास में एक ग्राफ है, यहां पे हमारे पास में एक ग्राफ है। इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी बातें समझ में आती रहे। एक मिनट रुक जाइएगा। यहां पे मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करता हूं ताकि ये हमें अच्छे से दिखाई दे, विजिबल हो। ओके फाइन। तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे एक ग्राफ को लिया हुआ है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं C को। C बोले तो Y इंटरसेप्ट क्या होता है? Y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं Y एक्सिस, और इसको हम ले लेते हैं X एक्सिस। मान लीजिए कि इसको हमने लिया है एरिया, और इसको हमने लिया है स्पेसीज रिचनेस, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली है। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी इधर भी हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया को बढ़ाया, तो 1 किलोमीटर एरिया को बढ़ाया तो यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस भी कितनी बढ़ गई आपकी? 1 बढ़ गई, मतलब कि स्पेसीज रिचनेस भी 1। 2 किलोमीटर बढ़ाया तो 2 पे आ गया, ठीक है। 3 किलोमीटर बढ़ाया तो 3 पे आ गया। 4 किलोमीटर बढ़ाया तो 4 पे आ गया। इस तरह करते करते यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है।
क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये आपकी हाइपरबोला के हिसाब से स्लोप लाइन भी हो सकती है। अभी स्ट्रेट लाइन और स्लोप लाइन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। बात दोनों एक ही है, वैल्यू दोनों की एक ही आएगी लास्ट में, एवरेज। लेकिन यहां पे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन खींची हुई है एज अ ग्राफ के मुकाबले, और स्लोप को हमने बनाया हुआ है जब हमने हाइपरबोला या पैराबोला की बात की, या पैराबोला या हाइपरबोला की बात की है। अगर हम लोग मैथमेटिकली हाइपरबोला से चलेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो स्लोप वाला बनेगा, और अगर हम लोग लॉग वैल्यू के हिसाब से चलेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो वैल्यू लिखेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू होगी। दोनों चीज़ फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ना तो इस लाइन में डिफरेंस है ना तो इस लाइन में डिफरेंस है। डिफरेंस बस एक चीज़ का है, वो है यहाँ पे मौजूद हम किस चीज़ को ले रहे हैं। जब हम बहुत बड़ी वैल्यू की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे हाइपरबोला क्यों नहीं ले रहे हैं, लॉग को क्यों ले रहे हैं, इसकी बात मतलब भी रीज़न है। जब हम किसी एक बड़ी वैल्यू को, भाई डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो छोटी मोटी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों लाखों की बात कर रहे हैं। जब हम एक बड़ी वैल्यू को लेते हैं ना तो उसको हम इसी तरीके की ग्राफ को सेट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सेट करते हैं। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को सेट करोगे तो कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऊबड़ खाबड़, पता नहीं कैसा बन सकता है। बट ये ग्राफ हमें एक क्लियर डेटा देता है, स्ट्रेट डेटा देता है, और इससे एनालिसिस करनी आसान होती है। इससे एनालिसिस करनी, हाइपरबोला वाले ग्राफ से इससे थोड़ी एनालिसिस करनी मुश्किल होती है। ठीक, अब यहां पे देखिए, आप यहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, राइट। जब ये लाइन आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इस एरिया को कट करेगा। जिस एरिया को ये कट करता है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहां पे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। और इसी को हम लोग सी से शो करते हैं। तो सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। बात समझ में आया? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर के पास में आपको 2 स्पीसीज देखने को मिली, तो इसकी वैल्यू यहां पे आएगी। आपको 1 किलोमीटर की रेंज में ही 4 स्पीसीज देखने को मिली, तो इसकी वैल्यू यहां पे आएगी। तो इसका स्लोप बदलता जाएगा। बात समझ में आया? तो जिस पोजीशंस पे ये इसको कट करेगा, ये वाला स्लोप या ये वाला स्लोप, वो स्लोप जो कट करेगा जिस पोजीशन पे, वही कहलाएगा इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, जिसे आप सी से शो करते हैं। बात समझ में आया? तो यहां पे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जहां पे भी ये लॉग वाली लाइन इसको कट करेगी, वही एरिया, ये जहां पे भी इसको कट करेगी वो एरिया कहलाएगा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है तो ये इसका हो गया वाई इंटरसेप्ट। इस ग्राफ में थोड़ा ऐसा बना है, ये थोड़ा यहाँ पे कट करता है तो इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसी को हम लोग सी से शो करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब बात आती है, सर जेड क्या है? ठीक, जेड क्या है? जेड आपका जो होता है वो है स्लोप। कभी कभी कुछ ही एरिया में, मतलब कि 1 ही किलोमीटर के एरिया में स्पीसीज रिचनेस 8 हो सकती है। तो उस टाइम पे आप अगर अपना ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो वो ग्राफ बहुत तेजी से पिक होगा। इज अ लुक लाइक दिस वन। कभी कभी ये इस तरीके से होते हैं। अगर मान लीजिए छोटे एरिया में स्पीसीज बहुत ज़्यादा है तो स्लोप बहुत स्टीयर बनेगा, मतलब बिल्कुल सीधा बनेगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी। अगर स्पीसीज एरिया के हिसाब से उतनी ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं की है, इसका मतलब उसका स्लोप ऐसा बनेगा। और अगर एरिया बढ़ने के साथ में स्पीसीज रिचनेस और ज़्यादा कम है तो जेड की वैल्यू और कम हो जाएगी, मतलब स्लोप थोड़ा सा कम एंगल का बनेगा। दैट इज द थीटा। ठीक, अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा है तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एंगल ज़्यादा बनेगा। बट जैसे जैसे स्लोप कम होगा जेड की वैल्यू भी कम होगी। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा इस ग्राफ का क्या मतलब है। ठीक, तो एस स्पीसीज रिचनेस, सी वाई इंटरसेप्ट जहां से स्लोप उसको कट करेगा, और जेड हमारे स्लोप का एंगल आप बोल सकते हो या हमारा स्लोप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? बट सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए कि सर इस वाले वैल्यू को हमने लॉग में क्यों लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि लॉग की वैल्यू को हम तब लेते हैं जब हम किसी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
और लॉग की जब हम बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी भी फॉर्मूला को लॉग में चेंज कर देते हैं। लॉग में चेंज करने का एक बहुत बेसिक रूल होता है, ध्यान सुनिएगा। किसी भी लॉग वैल्यू को चेंज करने का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है जिसको आपको समझना है। देखिए, लॉग में अगर कोई चीज़ इनटू में है, जैसे सी और ए के बीच में आपको इनटू देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको सी और ए के बीच में इनटू देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप वैल्यू को देख रहे हैं, यहाँ इनके बीच में आप प्लस लगाएंगे। अगर कोई चीज़ पावर पे मौजूद होती है तो उस पावर को हमेशा इसके आगे कर देते हैं। ये लॉग का रूल है। आप इस बेसिक रूल को जान लीजिए, क्योंकि जब मैंने पूछा ना किसी से तो उसने भी मुझे यही जवाब दिया। तो बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को लॉग में लिखेंगे, मान लीजिए s इज इक्वल टू सी ए जेड को अगर हम लॉग में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लॉग s इज इक्वल टू लॉग सी इंटू लॉग ए जेड। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं लॉग s इज इक्वल टू लॉग सी प्लस ए जेड, लॉग ए, हाँ लॉग ए जेड, प्लस लग गया ना। अब है हमारा जेड, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जेड लॉग ए। बात समझे? तो यहां पे हमने बहुत बेसिक सी चीजें जो है वो हमने यहां पे लगा दी, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो कहने का मेरे मतलब बस इतना है कि यहाँ पे हमने जो लॉग वैल्यूज़ ली हुई है, ये बस हायर वैल्यू को हम बता रहे हैं, लॉग में वैल्यू को बताना चाह रहे हैं। और जब हमने इस फॉर्मूला को देखा तो दरअसल लॉग का ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है लॉग स्ट्रेट लाइन के। जब हम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे लॉग वैल्यू मेंशन की है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो लॉग वैल्यू होती है वो होती क्या है, मैं आपको उसका भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लॉग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है जिसके जगह पे हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक, इस फॉर्मूले के लिए। तो इस फॉर्मूले के लिए हम लॉग को हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम ही है। बस डिफरेंस किस चीज़ का है कि हमने इसको, मान लीजिए जैसे आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखते हैं, तो बस इसी चीज़ को हमने नॉर्मली इस फॉर्मूले को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लॉग में। बाकी चीज़ आपका वही है। जेड आपका स्लोप होता है, ए आपका ये होता है, ये चीज़ तो आपको पता चल ही गई होगी, ठीक है। तो अब आइए हम धीरे धीरे पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ते चलते हैं। चलिए, During his pioneer and extensive explorations in wilderness of South America jungle, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increase with increasing explored area. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ऑब्जर्व इन इस रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जो आपकी स्पीसीज रिचनेस है, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो स्पीसीज रिचनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। लेकिन एक लिमिट के बाद इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड, मतलब कहने का मतलब है एक लिमिट के बाद जो ये स्पीसीज है वो उतनी तेजी से बढ़नी नहीं बढ़ेगी। मतलब एक लिमिट तक ही एरिया बढ़ने के साथ में स्पीसीज बढ़ेगी, बट एक लिमिट के बाद वो स्पीसीज नहीं बढ़ेगी। इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब हमने इसी चीज़ को एज अ ग्राफ के थ्रू देखा तो हमें ये इस तरीके से दिखाई दिया। हमने किन किन स्पीसीज को ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया एंजियोस्पर्म, फ्रेश वाटर और रेक्टेंगुलर हाइपर एंड फ्रेश वाटर फिशेस को, ठीक है, इन स्पीसीज को हमने लिया है। अब आगे देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। कहने का मतलब यहां पे आप समझिए, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था ग्राफ के मुकाबले कि अगर हमारी जेड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगा,
स्पेसीज रिचनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जेड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्पेसीज रिचनेस कम होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी स्पेसीज रिचनेस भी कम होगी। बात समझिए जरा सा, जेड की वैल्यू कम है, इसका मतलब यह है कि स्पेसीज रिचनेस एरिया के हिसाब से उतना इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अगर स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जेड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। द इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज रेंज 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is plant in Britain, birds in California and mollusk in New York State। ये कहाँ की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी बर्ड्स की एंड मोलस्कस की, अलग अलग जगहों पे। कहाँ से कहाँ तक, 0.1 to 0.2 तक। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अगर आप इसको और ज़्यादा मतलब एरिया को अगर आप बढ़ाते हो, कॉन्टिनेंट में देखते हो, अभी तक हमने कहाँ पे देखा था, देखो यही तो बस मिल गया वैल्यू आपको ना। शुरुआत में इन्होंने इसको केवल और केवल ब्रिटेन में देखा था, कैलिफोर्निया छोटे छोटे जगहों पे देखा था, है ना, न्यूयॉर्क में देखा था, न्यूयॉर्क स्टेट में देखा था, तो इनको वैल्यू बहुत कम मिली। क्यों कम मिली, क्योंकि एरिया कम था और स्पीसीज रिचनेस भी कम थी। एरिया कम था तो स्पीसीज रिचनेस भी क्या थी, कम थी। लेकिन बट यू एनालाइज द इंटायर एरिया, जब इन्होंने एरिया को बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब इन्होंने बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, देखिए यहां देखिए, बट इफ यू एनालाइज द species area relationship among very large area like the entire continents, you will find that the slope of the line will much steeper। steeper मतलब ज्यादा ऊपर की तरफ। तो अगर आप एरिया को बहुत थोड़ा सा भी अगर आप एरिया को और बढ़ाएंगे तो दैट इज अ मच रिचनेस, उसमें रिचनेस ज्यादा आती है, मच स्टीपर। जेड वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। For example, for frugivorous fruit-eating birds and mammals in tropical forests of different continent, the slope is found in 1.15। यहाँ पे एक आंकड़ों की बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जेड हमारी एक ऐसी वैल्यू है जहाँ से हम स्लोप को डिसाइड करते हैं। स्लोप जितना ज़्यादा स्टीपर होगा मतलब कि वैल्यू और स्पीसीज रिचनेस उतनी ज़्यादा है, और यही चीज़ प्रूव करती है कि अगर हम एरिया में आगे चलते हैं तो जेड मतलब हमारा स्लोप ज़्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग कम एरिया को लेते हैं तो स्पीसीज रिचनेस भी कम होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और चूंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो। हाँ अरे आपका फोन काम भी तो क्या रोहित, क्या हुआ? अरे यार 12 तो जरूरत है, वही क्या ऑनलाइन पेमेंट है, मैं नहीं कहता भाई। अरे यार वो मैं वीडियो बना